चलिए आ चुका है आपका टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जिसने साइंस का एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट दिए हैं उन सभी का क्या है कि टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे स्कोर कार्ड। ठीक है, और जो लोग नए हैं टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, आप भी टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कैसे देना है ये आपको हम टेस्ट पेपर देखने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा टेस्ट पेपर तक। पहले टेस्ट पेपर देख लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको हम स्कोर कार्ड दिखाने से पहले ही बताएंगे कि कहां से टेस्ट देना है और कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्रोड बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, इसमें से किसका उपयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में। ध्यान रखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्त तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में ये नर्म लोहा, ये फर्स्ट नंबर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जान लीजिए कि अगर नर्म लोहा न रहे तो इससे भी बेहतर जो होता है वो सिलिकॉन इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन इस्पात जो होता है उसका भी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, नर्म लोहा से कहीं ज्यादा बेटर होता है। तो नर्म लोहा रहे तो ठीक है, मार दीजिए। अगर न रहे तो जान लीजिए कि आपको दे सकता है सिलिकॉन इस्पात, तो सिलिकॉन इस्पात को भी मार सकते हैं, वो भी काफी बेटर माना जाता है ये ट्रांसफार्मर का कोड बनाने में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का, कहता है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरे ध्रुव को क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, ऐसे चुंबक में जानते हैं कि दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई तीसरा ध्रुव आ जाए तो उस ध्रुव को हम क्या कहेंगे, उस ध्रुव का नाम क्या होगा दोस्त। उस तीसरे ध्रुव का जो नाम होगा ना वो रिजल्टेंट पोल्स होता है, यानी कि परिणामी ध्रुव होता है। ये आपका फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, परिणामी ध्रुव के नाम से हम लोग जानेंगे। लेकिन होता नहीं है, वैसे दो ही होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगर तीसरा आ जाए तो रिजल्टेंट परिणामी मानते हैं। चलिए देखिएगा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा जो है धारा की दिशा को दिखाता है इसमें से। ठीक है, तो धारा का दिशा को कौन दिखाएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम सबसे पहले जान लीजिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अगर पता रहेगा तो आराम से मार दीजिएगा कि कौन सा उंगली जो है क्या दर्शाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि बाएं हाथ को लीजिए और ये अंगूठा, तर्जनी, माधवा तीनों को आपस में इस तरह से फैलाना है हमें कि वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना समकोण बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए। उस कंडीशन में क्या होता है, अंगूठा जो होता है ना दोस्त वो चालक के बल की दिशा को दिखाता है, ये फोर्स को दिखाता है। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और ये माधवा जो होता है दोस्त ये धारा की दिशा को दिखाता है। तो ये माधवा की यानी बीच की उंगली जो होगा वो क्या दिखाएगा, धारा की दिशा को। हमको इसमें पूछा जा रहा है धारा की दिशा कौन सा उंगली दिखाएगा, तो स्वाभाविक है कि ये माधवा यानी बीच का उंगली जो है क्या है कि धारा को दिशा को दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखिएगा, आराम से कोई भी उंगली पूछा जा सकता है। हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र की पूछ देगा कि कौन सा उंगली दिखाता है, तो तर्जनी दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है कि चुंबकीय यमयोत्तर और जो है भौगोलिक यमयोत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं। ध्यान रखिए, उस कोण को जो कहते हैं ना दोस्त, ये सेकेंड नंबर क्या, चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात। ध्यान रखिए, चुंबकीय दिक्पात कह सकते हैं, या दूसरा इसे हम कहते हैं अवनति कोण। अवनति कोण या चुंबकीय दिक्पात के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों हो सकता है। तो ये फर्स्ट सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है ये कि न्यूट्रॉन का खोज जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। न्यूट्रॉन दे सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन दे दे, हो सकता है प्रोटॉन दे दे। ये तीनों बराबर जो है अक्सर हाँ पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिए कि इसमें न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्त। न्यूट्रॉन का खोज जो है ये जेम्स चैडविक साहब ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक साहब ने किया था। जान लीजिए कभी कभी इलेक्ट्रॉन पूछ देता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन साहब ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है कि एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें से वो कौन है जो एक विशिष्ट मूल कण के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। वैसे भारतीयों का नाम हमें क्या, भारतीय वैज्ञानिक का नाम इसमें पहचानना है। देखिए इसमें शॉर्ट फॉर्म सीधा दे दिया है, वैसे जान लीजिए कि कौन सा है। ये फोर्थ नंबर बोस साहब जो है
क्या है कि अपने भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है। अब बोस बोस साहब का पूरा नाम क्या है जान लीजिए ये चीजें। ये भारत के वैज्ञानिक है, इनका नाम पूरा जो है सत्येंद्र नाथ बोस साहब है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि विशिष्ट मूलकण का क्या किया था कि खोज किया था, उन्हीं के साथ क्या है कि इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये चीज है। अब इन्होंने क्या किया था ये समझ लीजिए। मूलकण तो इन्होंने क्या हुआ, मूलकण के साथ इनका नाम तो जुड़ ही गया, लेकिन किया क्या इन्होंने दोस्त, इन्होंने ये किया था कि रेडिएशन को सांख्यिकी के जरिए क्या किया था कि उनको समझाने का कोशिश किया था, रेडिएशन को सांख्यिकी के माध्यम से। इसलिए उसे समझाने का जो कोशिश किया तो उसे क्या कहा गया था, बोस स्टैटिक्स कहा गया था। अब बोस स्टैटिक्स को जो पालन करता है उसे बोसन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें है कि किसी पतली स्वर्ण पन्नी दे दिया है या आप कहिए पर्णिका में, इससे क्या होता है कि अल्फा कोणों से प्रकर्णित जो है करके उपस्थित जो है संकेत, इसमें से क्या दर्शाता है ये बताना है। देखिए ये अल्फा कण से जब रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था कि सोने की पतली पत्थर पर आघात कराया था, तो उसके थ्रू क्या पता चला था वही चीज इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था कि सोने के पतली पत्थर पर जो है अल्फा कण से आघात कराया था। तो उसमें क्या हुआ था कि अधिकांश अल्फा कण जो है क्या हुआ था कि आर पार सोने की पतली पत्थर से निकल गया था, जिससे पता लगा रहा था कि अधिकांश भाग खाली है और कुछ किरणें जो थी वो विचलित हो गई थी। तो लगा कि नहीं वहां पे कुछ जो है पॉजिटिव कण है, वहां पे धनावेश है, और कुछ जो सीधा केंद्र के पास गए तो केंद्र से विपरीत दिशा में वापस 180 डिग्री पे ही रिटर्न आ गए। तो इससे पता लगा कि पहले से ही वहां पे कोई धन आवेश उपस्थित है नाभिक में, तभी तो कण टकराया सीधा वापस आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या पता किया था ये थर्ड नंबर कि किसी परमाणु के केंद्र में क्या है कि पहले से कोई ना कोई धन आवेश मौजूद था, ठीक है। अधिकांश भाग खाली रहता है तभी तो आर पार कर जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से है। तो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन होते हैं सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही 3 मूल आधार अवयव होता है, ठीक है। मूल आधारभूत अवयव इसी को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसमें है ये देख लीजिएगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि डी ब्रोगली समीकरण बताना है कि इसमें से कौन है डी ब्रोगली का समीकरण। देखिए डी ब्रोगली का इसमें समीकरण जो है ये तो पहला है नहीं, ई बराबर एमसीएस करे हो तो पता है ना, आइंस्टीन साहब का है। तो कभी कभी ये पूछ देता है आइंस्टीन साहब का, तो डी ब्रोगली का पूछा जा रहा है इसमें, ये सेकेंड नंबर मेरा होगा क्या, लेमडा बराबर h/mv, ठीक है। ये क्या है कि डी ब्रोगली का इक्वेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में कहता है कि कौन सा गैस जो है प्रयुक्त होता है। देखिए वनस्पति घी यानी कि जो नेचुरल घी बनता है उसमें जो होता है कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस को इसमें कैसे करते हैं, वनस्पति घी जब बनाते हैं ना तो वनस्पति से जो ऑयल निकलता है उसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन को मिलाया जाता है और हाई टेम्परेचर पे लेकर के उसको खूब घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि घी की तरह जो है पूरा वो बन जाता है, ठीक है, वनस्पति घी। तो वैसे क्या होता है कि घी बनाया जाता है हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु नहीं है जो अपने आप में रहता है, ठीक है। तो कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो नहीं करते हैं ये फोर्थ नंबर होगा। कौन, तो ये जैथोमोनास जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भाग नहीं लेते हैं, वो जीवाणु नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि F/m के बारे में विचार करना है। तो अब जान लीजिए कि F/m होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए फिर उस पर विचार कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो ध्यान रखिए F/m कहने का मतलब क्या होता है, F मतलब होता है आपका फॉर्म होता है, फॉर्म, Y मतलब यार्ड होता है और M मतलब होता है मन्योर करके, ठीक है। यानी कि एक खाद्य के रूप में इसका मतलब कि समझा जाता है, ह्यूमस खाद के रूप में। तो ये आपका F/m जो होता है उस पर विचार करना है कि क्या है क्या नहीं। तो देखिए F/m में
जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें होता है, मतलब कि इसमें स्टेटमेंट जो दिया है ध्यान रखिएगा, वो फर्स्ट और सेकेंड नंबर स्टेटमेंट मेरा सही होगा कि 0 से लेकर के 5% तक के नाइट्रोजन और 0 से लेकर के 2% तक के जो है पोटेशियम डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1 और 2 सही होगा, और 1 और 2 जो है ऑप्शन ये फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि लकड़ी के राख में पाए जाने वाले जो है पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसके राख बनते हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये हमें बताना है। देखिए लकड़ी के राख में जो होता है मुख्यतः से आपको हम बता देते हैं कि आपका जो होता है पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये सब जो है उसमें पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन जान लीजिए कि इस ऑप्शन में आपका पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, और आपका क्या दे दिया है कि फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन तो नहीं होता है, ये जान लीजिए कि पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। लेकिन अब जान लीजिए कि सबसे अधिक मात्रा में जो होता है लकड़ी के राख में वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम 25% तक के होता है, ध्यान रखिएगा, और पोटेशियम 5% तक के होता है। तो इसमें कैल्शियम तो है नहीं, लेकिन उसके अनुसार अगर चलेंगे तो ये पोटेशियम मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम के बाद पोटेशियम का ही परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी नहीं मार सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए इसे फर्स्ट नंबर मार लीजिएगा पोटेशियम, ठीक है। तो ये करेक्ट मेरा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि C/N अनुपात अधिक होने पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें C अनुपात मतलब N, C अनुपात N कहने का मतलब क्या दोस्त, कहने का मतलब ये होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, अगर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो अगर अधिक होगा तो क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए कार्बन और नाइट्रोजन का अगर रेशियो अधिक होगा ना दोस्त, तो ये फर्स्ट नंबर भी हो सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है, जान लीजिए। दूसरा नंबर बात जान लीजिए कि नाइट्रोजन का उपयोग जो सूक्ष्म जीव करते हैं वो करेंगे ही, सेकेंड नंबर भी होगा। थर्ड नंबर जान लीजिए कि पौधे में क्या होगा कि अवशोषण के लिए नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि ऊपर तीनों जो है वो तीनों घटेगा अगर कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो में अगर बढ़ोतरी होती है तो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि शुष्का अक्षिकोप का मनुष्य के प्रकोप में किस विटामिन की कमी से होता है। ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा इसे सुन करके कि आखिर ये कौन सा मतलब कि रोग है। देखिए शुष्काक्षिकोप कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, ये जो होता है ये कॉर्निया से संबंधित जो है बीमारी होती है, एक तरह से कहिए तो वो किस विटामिन की कमी से हो जाती है, तो आंख से संबंधित जो होती है ना वो विटामिन ए से संबंधित होती है, किससे, विटामिन ए। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, विटामिन ए के कमी से शुष्काक्षिकोप जो होता है वो मनुष्य के कॉर्निया को इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि कभी कभी कॉर्निया जो है खराब भी होती है और अंधेपन होने का जो है क्या होता है कि डर होता है, ये विटामिन ए की कमी से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया है कि निम्नलिखित पर में से क्या करना है कि वो विचार करना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। पहला देख लीजिए, पहला क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए कि रॉबर्ट ब्राउन 1881 में केंद्रक की खोज की थी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है और एक सही है, क्या है। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं दोस्त कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। न तो स्टेटमेंट 1 सही होगा न तो स्टेटमेंट 2 सही होगा। अब कैसे होगा ये भी जान लीजिए दोस्त। 1665 ईस्वी में कहा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, वो नहीं किया था। उन्होंने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की खोज की थी। उन्होंने एक कॉर्क में देखा था जो छोटी छोटी छत्ता, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस तरह का दिखाई दिया था, ठीक है, जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1665 में माइक्रोस्कोप का खोज नहीं बल्कि कोशिका का खोज हुआ था। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर जो दे दिया है कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1681 में कोशिका के केंद्रक का खोज किया था, ये गलत है। 1681 में नहीं बल्कि 1631 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक का खोज किया था, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उससे होने वाली रोगों का नाम बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मस्तिष्क जो होता है, मेरुरज्जु जो होता है, उस पर जो झिल्ली चढ़ी रहती है, उस पर अगर सूजन हो जाए तो क्या हो सकता है, कौन सा रोग होगा आपको पता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या बताना है कि कितनी होती है। देखिए, कुल अगर पसलियों की संख्या देखा जाए मनुष्य के शरीर में तो 24 होते हैं, लेकिन जोड़े के रूप में पूछा जा रहा है तो 12 जोड़ा हो जाएगा। ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, 12 जोड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर को के किस अंग को क्या है कि इसमें रसायन का कारखाना, यानी रासायनिक का कारखाना कहा जाता है। मानव के किस शरीर के अंग को? तो ध्यान रखिएगा, मानव में एक ऐसा अंग है जिसमें हम आपको बता देते हैं 500 से ज्यादा रासायनिक जो है क्या होता है कि रूप में काम करता है। 500 से ज्यादा। वो कौन है? तो जान लीजिए, वो लीवर है। ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लीवर। यकृत, यकृत को क्या कहा जाता है? रासायनिक कारखाना कहा जाता है, क्योंकि इसी में 500 से अधिक रसायन का काम मतलब मौजूद होता है। ठीक है, और जान लीजिए कि ये यकृत क्या करता है कि प्रोटीन या शुगर जो होता है तो उन सभी चीजों को वैसे चीजों में बदल देता है जो शरीर की जरूरत होता है। इसलिए यकृत को रसायन का कारखाना भी माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट का 20 क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो है 120/80 mmHg दे दिया है होता है, तो आपको बताना है कि ये संख्या जो है ये क्या दर्शाता है। दोस्त, ये 120/180 एक तो सामान्य मनुष्य का जो है क्या होगा कि ये ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल होता है, स्वस्थ है ये। ठीक है, तो ये होता क्या है, ध्यान रखिए। तो ये निलय का संकुचन और निलय का जो है प्रसार होता है। ये निलय का संकुचन, निलय का प्रसार या विश्रांति कहिए, वो होता है। तो ये क्या होगा कि 1st नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में लिया जाता है, और इसका अब स्कोर कार्ड दिखाएंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, अब जो लोग नए हैं टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त आप भी टेस्ट दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के क्या कर सकते हैं कि टेस्ट दे सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं, देखते हैं कि आज किसने कितना नंबर लेकर के आया है, कौन जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं, देख लेते हैं हम। देखिएगा, ये है अपना स्कोर कार्ड। इधर देख लीजिए कि परसेंटेज है, इधर नाम है। ठीक है, आज कौन है पहले नंबर पे? पहले नंबर पे हमेशा जो रहते हैं वो संजय कुमार यादव है, प्रयागराज से है। ये 75% लेकर के आए हैं। एक ही है 75% लाने वाले, इनके जोड़े में कोई नहीं आज। दूसरा देख लीजिए, 70% में 2 लोग शामिल है। एक तो आपका वीरेंद्र है जो नालंदा से है, दूसरा जो है पंकज कुमार जो नवादा से है। उसके बाद देख लीजिए कि अरविंद कुमार जो सीतामढ़ी से 65% लेकर के आए हैं। 65% वाले का देख लीजिएगा लिस्ट में, एक अरविंद कुमार जो सीतामढ़ी से आपको बता ही दी है। एक तो रिशु पटेल है, रिशु पटेल जो कहां से है, मोहनिया से है, ये 65% लेकर के आए हैं। उसका शिशु प्रिया जो सहरसा बिहार से, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आई है। उसके बाद अंकज कुमार जो कहां से आपका सीतामढ़ी से है, ये भी क्या समस्तीपुर से 65% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है पवन भागलपुर से है जो 60% लेकर के आए हैं। देखिएगा 60% में आपका पवन जो है कहां से है, भागलपुर से। उसका जो है विनोद कुमार, ये विनोद कुमार जो राजस्थान से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद बता देते हैं, हाँ केसरी जी कैमूर से है, जो कहां से, भभुआ से 60% लेकर के आया है। उसके बाद सिकंदर जो है कहां से है, ये भागलपुर से 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद बजरंग जयपुर से है, ये 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि लवकेश जो कहां से है, ये बिहार से है, ये भी 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो आपका भूपेंद्र यूपी से, ये क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। देखिएगा 55% वालों का लिस्ट है, ये भूपेंद्र हो गए। उसके बाद गुड्डू यादव क्या है कि सारण से 55% लेकर के आए। अंजलि अग्रवाल ये सीतामढ़ी से, ये भी 55% लेकर के आई है। संतोष जो रोहतास से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद देखिएगा सचिन चंद्रवंशी जो कहां से है, ये लखीसराय से, ये 55% लेकर के आए हैं। संतोष कुमार
जो मसूरी से ये क्या है कि 55% लेकर के आया है। रवि रवि साहू जो यूपी से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि एमडी फिरदौस जो बिहार से, ये 55% लेकर के आए हैं। रोहित रोहित कहां से है ये पता नहीं है, 55% लेकर के आए हैं। रेहान पूर्णिया से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। मंटू बिहार से 55% लेकर के आए हैं। उसका पंकज कुमार जो हिस्सा से दे दिया है, ये क्या है कि आपका 55% लेकर के आए हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, सबका नाम दिखा देते हैं। सत्येंद्र जो नवादा से 55% लेकर के आया है। उसके बाद सूरज शर्मा अयोध्या से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आया है। उसके बाद रंजन कहां से है, देखिएगा, रंजन जो है झारखंड से, ये भी 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद ओम है, ओम कुमार जो कहां से 55% है, कहां से है ये पता नहीं है इनका। उसके बाद नितिन कुमार जो कहां से है, नितिन भाई झांसी से है, ठीक है, ये क्या है कि 50% लेकर के आए। उसके बाद रंजन पांडे ये नवादा से 50%, ये भी लेकर के आए। आरजू तमन्ना जो आपका बीजीएस दे दिया है, ये भी 50% लेकर के आए। उसके बाद जो आपको बताते हैं कि विकास रॉय, ये भी क्या है कि हाजीपुर से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा गुड्डू जो दिल्ली से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आया है। उसके बाद निशु कुमारी जो रांची से, ये भी 50% लेकर के आई है। उसके बाद जयकांत कुमार गया से है, ये भी 50% लेकर के आया है। उसके बाद अवधेश भाई जो कहां से, अवधेश कुमार, ये 50% लेकर के आए हैं, लोकेशन नहीं डाले हैं। उसके बाद जो है रोहित जो मुरादाबाद से है, ये भी क्या है 50% लेकर के आया है। संजू कपूर पटना से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आया है। टिंकू भाई नवादा से है, 50% लेकर के आया है। उसके बाद रंजीत कुमार ये भी क्या है कि भागलपुर से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आया है। उसके बाद दीपक भाई जो गोरखपुर से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। देखिएगा, उसके बाद जो है चंद्र प्रकाश जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आया है। उसके बाद हमको बता देते हैं कि 45% में कौन कौन है। 45% में नंबर 1 पे जो है कौन है कि संदीपानी जो है, कहां से है, प्रयागराज से 45% लेकर के है। उसके बाद धीरेश जो चंद्रा जो है सोनभद्रा से 45% लेकर के है। उसके बाद संदीप पानी, देखिए ये 2 बार दे दिए हैं, प्रयागराज से है, ये भी 45% ले ही करके आए। उसके बाद धीरेश सोनभद्रा, अच्छा नहीं, एक ही बार दिए, हम 2 बार पढ़ लिए। दीपक जो कहां से है, ये देख लीजिएगा, अलवर यानी राजस्थान से, ये 45% लेकर के आया है। उसके बाद दीपक कुमार जो बोकारो से है, ये भी क्या है कि अपना जो है 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद संजय कुमार जो चंपारण से है, ये भी 45% लेकर के आया है। उसके बाद एमडी आजाद जो है कहां से कि बेगूसराय से है, ये भी 45% लेकर के आए। पवन कुमार हनुमानगढ़ से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद अनिल कुमार जो सुपौल से, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद योगेश कुमार जो है साहू, ये कहां से है ये पता नहीं है, बस 45% लेकर के आए हैं। हरिमोहन भाई जो लखनऊ से है, ये भी 45% लेकर के आए हैं। गौतम भाई जो कहां से है, पंजाब से है, ये क्या है कि 45% लेकर के आए हैं। मुकेश सौ वेस्ट बंगाल से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है कुमार एलपी करके बिलासपुर से है, ये भी 45% लेकर के आए हैं। अमित भाई कहां से है ये पता नहीं है, 45% है इनका। रविंद्र भाई ये कहां से, अलवर से, ये भी क्या 45% में है। उसके बाद राजेश कुमार जो बक्सर बिहार से, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आया। उसके बाद वाल्मीकि जो नासिक से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आया है। चलिए, 40% वालों का देख लीजिए लिस्ट में। 40% में नंबर 1 पे है दीपक जो राजभर से है, ठीक है, ये क्या है गोरखपुर में पड़ता है, 40% लेकर के आया। उसके बाद अंकिता कुमावत जो झुंझुनू यानी राजस्थान से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आई है। हाँ, उसके बाद भीम भाई जो कहां से आपका बिहार रोहतास से, ये भी 40% लेकर के आए हैं। अतुल भाई हो कहां से पता नहीं, 40% लेकर के आए हैं। किरण सीकर से है, लगातार किरण टेस्ट देती है, 40% लेकर के आई है। क्लेमेंट भाई ये भी टेस्ट देते हैं बिलासपुर से, ये भी क्या है कि आपका 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है पी कुमार धनबाद से 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद विष्णु कुमार जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। 35% वाले का लिस्ट में देख लीजिए ना। 35% में जो नंबर 1 पे है धर्म मीना है, ये कोटा से है, 35% में। उसके बाद राम लखन है जो कहां से, धौलपुर यानी राजस्थान से, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। हाँ, देखिएगा आनंद भाई जो पटना से, ये 35% लेकर के आए हैं। रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से 35% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो सविता दीपक चौरे दे दिया है, ये भी क्या है कि आपका 35% लेकर के आए हुए हैं।
उसके बाद आपका जो है गौरी शंकर जो हरियाणा से है, ये 35% लेकर के आए हैं। उसका देव कुमार गुमला जो झारखंड से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। पंकज जो ITI नवादा से है, ये भी 35% लेकर के आए हैं। विकास खगड़िया, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। 30% में देख लीजिएगा, 30% में जो नंबर 1 पे है दोस्त जितेंद्र भाई है, ये क्या है कि मांडला से है, ये क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा KBC यूपी करके है, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उससे पहले सुनील ज्योति पटना बिहार से, ये भी क्या है कि आपका जो है 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद रोहित कुमार देखिएगा, ये झुंझुनू से है, ये 30% लेकर के आए हैं। उसको कालीनाथ जो आपका रांची से है, ये भी क्या है कि आपका 30% लेकर के आए हैं। उसको सन्नी गुजर अलवर से है, ये भी क्या है कि आपका 30% लेकर के आए हैं। कृपाल जौनपुर से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद देख लीजिए नाम जो है जितेंद्र भाई का है, जो चंदौली यूपी में पड़ता है, 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है 25% में देखिएगा, 25% में जो नंबर 1 पे है दोस्त, ये है मिलिंद भाई जो महाराष्ट्र से है, ठीक है। उसके बाद अजय कुमार जो राजस्थान से है, 25% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा रोहित कुमार जो यूपी से 25% लेकर के आए हैं। आशीष ब्रिक करके दे दिए भुवनेश्वर से, 25% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है एस दे दिया मौर्य ग्वालियर से है, ये भी क्या है कि 20% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं तो 15% यानी कि 15 नंबर लेने वाले आदमी का नाम जावेद आलम जो उत्तराखंड से है। कहां से है? उत्तराखंड से। उसके बाद जो है आपको अप्पू 2 दे दिया है, ठीक है, जो कर्नाटका से है, 15%। उसके बाद टिंकू कुमार जो 10% से है, बाकी 0% में है, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने टेस्ट में क्या किया है कि पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्त जल्द ही अब क्या होगा कि 100 कैंडिडेट की कैपेसिटी जो थी वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो 4 सितंबर का वेट कीजिएगा। 4 सितंबर का जो है कुछ आपका नया होने वाला है और कुछ नया बताने वाले हैं हम, इसलिए उस दिन का वीडियो क्या होगा कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। 4 सितंबर नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए हमें। जय हिंद दोस्तों।